नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विजयपाल आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझने और समझाने के लिए आया हूँ। साथियों, मैं पिछले 3 साल से रेनेटस वेलनेस का हिस्सा हूँ और मैंने रेनेटस वेलनेस के उत्पादों के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, उन सभी लोगों को हेल्थ का बहुत अच्छा बेनिफिट दिलवाया है। आज वो लोग दवाइयों से मुक्त जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी तकलीफ़ अब नहीं है जिसकी वजह से उन्हें किसी बड़े अस्पताल या किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़े। साथियों, ये सभी के जीवन में हो सकता है, सभी लोग इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जानकारी ही बचाव है, ऐसा मैं एक फार्मूला आप लोगों के सामने रखने आया हूँ। तो इसको आप बहुत गौर से, बड़े ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। इसमें कोई प्रोफेशनल टेक्निक इसमें नहीं लगाई गई है। ये बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा और बिल्कुल सही, कोई मिलावट नहीं है इसमें। जो चीज़ है वो कैमरे के सामने है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट है। मैं कुछ तथ्यों के साथ में चीज़ों को रखना चाहूँगा, वो ये है। नंबर 1, आज की डेट में दुनिया का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। दुनिया का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी इंसान के शरीर में अगर कोई समस्या हो जाती है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसों की। तो आदमी ज़रूरत के हिसाब से, ज़िंदगी की वैल्यू के हिसाब से वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लेता है, तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक एक बीमारी के लिए लाखों लाखों ब्रांड आपको मेडिकल में मिल जाते हैं। दुनिया भर के जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब जगह आपको सब प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती हैं, कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं कि अस्पतालों की कमी है क्या। तो आपको बता दें कि अस्पतालों की भी कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि पहले एक ही डॉक्टर सभी बीमारियों का इलाज कर लिया करता था, कई सारी बीमारियों का इलाज कर लिया करता था। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बीपी, शुगर, माइग्रेन, थायराइड, ये सब चीज़ों का कर लेते थे। लेकिन आपको बता दें कि आज हर बीमारी का एक अलग डॉक्टर है। हर एक बीमारी का एक अलग डॉक्टर है। और मज़े की बात यह है कि एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाती है, तो डॉक्टर्स की कमी नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि क्या अस्पतालों की कमी है, तो आपको बता दें कि अस्पतालों की भी कमी नहीं है। डॉक्टर्स की कमी नहीं है, अस्पतालों की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज हम अपना हेल्थ रेशियो चेक करें, हेल्थ रेशियो चेक करने के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं, उसमें रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि 5% लोग ही पूरी तरह से स्वस्थ माने जाते हैं। ये 5% लोग पूरी तरह से स्वस्थ माने जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका समय और पैसा दोनों, उनकी फिटनेस पे खर्चा किया जाता है, जिसमें जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को बहुत लंबे समय तक फिट रखना चाहते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। और भी वजह हो सकती है, क्योंकि अगर स्वस्थ आदमी है तो ज़िंदगी जीने का उसको अलग ही मज़ा मिलता है। तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। समय और पैसा दोनों खूब खर्चा होता है, उसके बाद ये 5% लोग ही स्वस्थ रह पाते हैं। इसके बाद मैं आपको बात करूं कि 15% लोग बहुत ही गंभीर अवस्था में बीमारियों से ग्रस्त हैं। मतलब 15% लोग बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, और ये बीमारियां छोटी मोटी नहीं हैं। ऐसी बीमारियां जिनके लिए आदमी घर में 24 घंटे दवाइयों के संपर्क में रहता है, या फिर अस्पताल में दवाइयों के संपर्क में, डॉक्टर के संपर्क में रहता ही रहता है। मतलब एनी हाउ इनको दवाइयों की और हॉस्पिटल की ज़रूरत रहती ही रहती है, और ये हमारे समाज में हर घर में मिल जाएंगे, हर घर में। यहीं पर मैं बात करूंगा कि 80% लोग ऐसे हैं जो ना तो बीमार हैं और ना ही पूरी तरह से ठीक है। मतलब 80% आबादी हमारी ऐसी है जिसमें लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ना तो बीमार हैं ना ही पूरी तरह से ठीक हैं। आप जहाँ जाइए 10, 20, 50 लोगों का अगर आप मजमा लगा लेते हैं और उनसे आप बात करेंगे, तो कोई भी आदमी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। वो हर आदमी एक ही बात कहेगा कि भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक विडंबना है वो ये
कि 99% अचानक से मौत के मुंह में जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो इन 80% लोगों के बीच में से निकल के आती है। 80% लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनके शरीर में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्हें मालूम नहीं है। तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। वो कारण क्या है ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने आंकड़े जो आपको बताए हैं, ये मैंने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, और मुझे खुद से भी ऐसा लगता है कि अगर ये रेशियो बिल्कुल ठीक ठाक है तो दोस्तों बहुत चिंता करने की बात है, बहुत सोचने की बात है कि आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे मैं हुआ या इस संसार का कोई भी प्राणी हुआ, इस संसार में जिसका भी सृजन हुआ है कुदरती तौर पे, हम उसको कह सकते हैं कि हमारा शरीर नेचर ने बनाया है पंच तत्वों के साथ मिला के, यानी 5 तत्वों के मिलन से एक जीवन का जन्म होता है। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म आप लगा लें, एक बच्चे का जन्म हुआ और वो इस संसार में जैसे ही आता है, यानी कि पंच तत्वों से मिलन के बाद में एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो बच्चा जैसे ही इस संसार में आता है, सबसे पहला स्पर्श जो वो महसूस करता है वो हवा का महसूस करता है। यानी सबसे पहला एहसास उसे ठंडी हवा का होता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसका टेम्परेचर उसकी माँ के टेम्परेचर से मेल खाता है और माँ का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ही वो इस संसार में आता है, जहाँ भी डिलीवरी होती है वहाँ पर एसी लगा होगा या हवा चल रही होगी, कूलर लगा होगा, इस टाइप से कुछ व्यवस्था रहती है। या फिर आपको बता दें कि मौसम ठंडा रहता है तो वहाँ रूम हीटर लगे होते हैं, तो इस टाइप से वो हवा महसूस करता है। पहला नेचर का पहला पार्ट है उसके जीवन का। जैसे ही वो 3 से 4 घंटे बिता लेता है, 3-4 घंटे के बाद में उसको माँ का दूध पिलाना शुरू कर दिया जाता है, यानी कि अब वो किसी तरल पदार्थ को महसूस करता है। तरल पदार्थ, उसे लगता है कि मुझे कुछ लेना चाहिए। पानी का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग पानी पिलाते हैं या बहुत सारे लोग बकरी का दूध पिलाते हैं, कुछ शहद चटा देते हैं, इस टाइप से उसको कुछ लिक्विड देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को और कुछ नहीं दिया जा सकता। 3 से 4 घंटे में माँ का दूध पिला दिया जाता है और 6 से 7 महीने में उसके जीवन में एक चीज़ और ऐड हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं भोजन, यानी कि खाना। इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, पराठा जो मन में आता है हम उस बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। बच्चा मांगता नहीं है, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी जो खाता है वही अपने बच्चों को भी सर्व करता है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि पंच तत्व के बने हुए शरीर का विकास करने में काम आती है। यानी कि एक छोटा सा बच्चा, जो इतना छोटा सा बच्चा इस संसार में आया है, वो इन 3 चीज़ों का उपयोग करते करते धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तब उसके शरीर के एक भाग में और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, और वो है दवा। साथियों, दवा अगर हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती तो ये बचपन से ही लग जाती। बचपन से ही हवा, पानी, भोजन और दवा का सेवन हमें करना चाहिए था। एक्चुअल में जब हवा की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी और भोजन की क्वालिटी हमारे शरीर के अंदर पंच तत्वों की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब हमें उसकी पूर्ति करने के लिए एक चीज़ और जोड़ दी जाती है, और वो है दवा। अब दवा की फॉर्मुलेशन कैसी होती है सब लोग जानते हैं, दवा के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं ये भी सब लोग जानते हैं, दवाइयाँ जीवन रक्षक हैं ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन कोई ऐसी बीमारी जो इंसान के शरीर में आई हो और उसके लिए दवा खाई गई हो और वो बीमारी जड़ से चली गई हो, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना है। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए ये मैं सावधान करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम हवा, पानी, भोजन को शुद्ध कर सकते तो हमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बात प्रमाणित हो जाती है। लेकिन ना तो हम हवा बदल सकते हैं, ना पानी बदल सकते हैं, ना भोजन बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में इन 3 चीज़ों का जो सहयोग है वो नेचर की तरफ से है, इंसान के बस की बात नहीं है।
लेकिन कहते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से जब चीज़ें आधुनिक होने लगी हैं तो हमने अपने शरीर के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लिया है। तो यहाँ तक मैंने एक चीज़ बताई कि पंच तत्वों से बने शरीर का जो पूर्ण विकास होता है वो हवा, पानी, भोजन और दवा के साथ होता है। तो हम दवा को अपने आप से अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ऐसी दवाइयाँ जिनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो इफ़ेक्ट भी नहीं करती हैं। तो यहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा। आगे हम बात करेंगे कि हमारे शरीर का जो संचालन है वो किन चीज़ों से होता है। तो आपको बता दें कि नेचर ने हमको एक ऑटोमेटिक इंजन दिया है। ऑटोमेटिक इंजन यानी कि हमको चलने के लिए कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे शरीर में कोई मोटर लगी हुई है। ऑटोमेटिक आदमी सो जाता है, ऑटोमेटिक आदमी जाग जाता है, ऑटोमेटिक उसको भूख लगती है, ऑटोमेटिक उसको बाकी सारे नित्य कर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी एक कुदरत की इंजीनियरिंग का कमाल का साधन है। यानी हमारी बॉडी ऑटोमेटिक काम करती है, लेकिन बिना ऊर्जा के किसी भी चीज़ में गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो नेचर ने हमको जो ऊर्जा दी है वो किस तरह से हम लोग समझते हैं। पहला है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। वात, पित्त और कफ ये तीन ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान के शरीर की प्रकृति और उसकी इच्छाएं और उसके जीवन जीने का तरीका सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब अगर इनके अंदर कुप्रभाव शुरू हो जाए या इनका असंतुलन बढ़ जाए, तो असंतुलन क्यों होगा इसको समझते हैं। असंतुलन सिर्फ इसलिए होगा कि हमारे शरीर में पंच तत्वों का जो निर्माण था वो लगातार नेचर अपने आप कर रहा था, सप्लाई के लिए हवा, पानी, भोजन का इस्तेमाल कर रहा था। अब अगर इसके क्वालिटी में और इसकी क्वांटिटी में गड़बड़ होती है तो नेचर पंच तत्वों को बनाने की जो शक्ति है वो कम कर देगा, और जब वो शक्ति कम कर देगा तो इन ऊर्जाओं में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे किसी भी इंसान के शरीर में वात दोष होता है, किसी भी इंसान के शरीर में अगर वात दोष होता है तो उसे हड्डियों की बीमारी लगेगी, गैस की बीमारी लगेगी और नसों में भी कई सारी व्याधियां, नसों के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यहीं पर इसको हम बोलेंगे एकल दोष, यानी एक सिंगल दोष उत्पन्न होने के कारण हड्डियों की, गैस की और नसों की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। दूसरा दोष यानी कि पित्त दोष। अगर किसी भी इंसान को पित्त दोष महसूस होता है, अगर पित्त में गड़बड़ हो गई तो पित्त प्रधान जो है वो हमारे पेट का हिस्सा है, यानी कि कमर से ऊपर और सीने से नीचे का जो हिस्सा है वो पित्त प्रधान होता है। और आपको बता दें कि जब पित्त में कोई गड़बड़ होती है तो हमारे शरीर के जो मैक्सिमम बॉडी के पार्ट्स हैं, जो हमारी लाइफ लाइन है, वो सबसे ज़्यादा पेट में पाई जाती है। और अगर पेट के किसी भी अंग में कोई दिक्कत आ जाती है तो अलग अलग अंगों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, यानी कि पेट में संपूर्ण गड़बड़ का कारण हो सकता है पित्त दोष। और तीसरा दोष है कफ दोष। साथियों, अगर कफ दोष हो गया किसी भी इंसान के शरीर में तो ये मान के चलिए कि सीने से दिमाग तक की, यानी सीने से लेके दिमाग तक की जो भी बीमारियां लगती हैं वो सारी की सारी एक इंसान के शरीर में पहुंच सकती है। आपको बता दें कि ये एकल दोष हो गए, फिर द्वि दोष हो गए और त्रिदोष हो गए। इस प्रकार से टोटल ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं वो सप्त दोषीय पाए जाते हैं, यानी 7 प्रकार के अलग अलग दोष बन जाते हैं। जैसे कि कोई वात पित्त के साथ दूषित होता है, कोई पित्त कफ के साथ होता है, कोई कफ वात के साथ होता है, फिर कोई पित्त कफ के साथ में हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल 7 प्रकार के दोष हो जाते हैं। और इन 7 प्रकार के दोषों में मैं आपको एक चीज़ पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, हालांकि मेडिकल साइंस हमारी बहुत मदद करता है और हमें सैल्यूट करना चाहिए उन सेवाओं का जो हमें इमरजेंसी में जान के जोखिम से बचा के लाती है। लेकिन आपको एक चीज़ ये जाननी होगी कि अगर किसी भी इंसान के शरीर में एकल दोष हो जाता है तो उसके लिए सारी ज़िंदगी दवा खानी पड़ती है।
अगर द्विदोष हो जाए तो उसके लिए भी सारी जिंदगी दवा खानी पड़ती है। और अगर किसी भी इंसान के शरीर में त्रिदोष हो गए तो बता देते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मेडिकल नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो त्रिदोषों के मरीज को बचा सके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे ही वात पित्त कफ की बात आती है तो हम अपने शरीर के नेचर को समझना शुरू कर देते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर का हिस्सा मिटा देते हैं पहले। तो साथियों, जैसे ही हम यहाँ वात पित्त कफ की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब इनका दूषित परिणाम आने शुरू होते हैं तो हमारे शरीर के 32 अंग, मैं एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा हूँ, एवरेज लगभग 32 ऐसे अंग हैं टोटल जो चबाने से लेके बाहर निकालने तक का काम करते हैं। इन अंगों को ये प्रभावित करते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रभावित करते हैं। और उनके प्रभाव के कारण, यानी कि दुष्प्रभाव के कारण, जब इंसान के शरीर की मैपिंग होती है या टेस्टिंग होती है, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, MRI करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और भी कई तरीके के तमाम टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट से हमको पता चलता है कि फला बीमारी आ गई है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, जैसे कि किसी को शुगर डायग्नोस होता है, किसी को BP डायग्नोस होता है, किसी को थायराइड या फिर किसी को गठिया भी डायग्नोस होता है। ये मैंने कॉमन बीमारियां रखी हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों में 20 लोगों से बात करोगे जो 40 साल से ऊपर के हैं, उनमें से 20 लोगों में से 10 लोगों को इनमें से एक बीमारी अवश्य होगी, जरूर होगी, कोई ना कोई एक बीमारी अवश्य होगी। तो सवाल अब ये आता है कि अगर इन अंगों की जांच करने के बाद में हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उन लक्षणों में, जैसे बात करें तो कम से कम हजारों प्रकार के लक्षण हम मेडिकल की सहायता से समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान के शरीर में हजारों लक्षण एक साथ तो नहीं होते, किसी में 2, बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो लक्षणों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम इन लक्षणों की बात कर सकते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कॉमन है, सभी लोगों के लिए होती हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए होती हैं। तो कॉमन समस्या में अगर हम बात करें तो आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा अगर भरोसा करते हैं तो MBBS डॉक्टर पे करते हैं और हम यहाँ पर इलाज करने के लिए चले जाते हैं। साथियों, MBBS डॉक्टर अपनी जानकारी में पूरा सहयोग करते हैं किसी भी आदमी को ज़िंदगी आसान करने के लिए, लेकिन मजबूरी ये है कि शुगर की कोई दवा नहीं है, BP की कोई दवा नहीं, थायराइड की कोई दवा नहीं है, गठिया की कोई ऐसी दवा नहीं है जो किसी भी इंसान को कुछ समय दवा खाने के बाद में परमानेंट क्योर कर सके। तो यहाँ पर किसी भी समस्या की हम एक बात कह सकते हैं कि चलो रोकथाम हो सकती है। लंबे समय तक दवाइयाँ खा के अपनी इन बीमारियों के लक्षणों को हम दबा तो सकते हैं, लेकिन ख़त्म कर दें ऐसा अभी तक मैंने देखा जाना सुना नहीं है। अगर कोई हो तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। इलाज और रोकथाम में, साथियों, इलाज और रोकथाम में बहुत अंतर होता है। इलाज जिसका भी हो जाएगा वो फिर बीमारियां वापस उसको दोबारा परेशान नहीं करेंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम अपना लाइफ स्टाइल नहीं सुधारेंगे तब तक इन बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलता है। तो लाइफ स्टाइल बदलने के लिए हमें ये जानकारी जरूरी है कि आखिर ये समस्याएं होती क्यों हैं। तो इन समस्याओं के पीछे मैं आपको बता दूं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग बातें, मतलब अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। हर इंसान का अलग एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसके लक्षण भी अलग मिल सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर एक कॉमन बात करूँगा कि जब थोड़ी सी भी समस्या हमारे लीवर में आती है तो दूसरा अंग जो है हमारा पैंक्रियाज, ये हमारे शरीर को इंसुलिन बनाने में, उसकी सप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब पैंक्रियाज इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं देता है
तो ये ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। जब ग्लूकोज हमारा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता और उसकी मात्रा जब हमारे शरीर में ज़्यादा रहेगी और वो किसी भी तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हमारे शरीर में किसी भी कारणवश अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़े ब्लड को फिल्टर करने में हमारी किडनी थोड़ी सी असहज हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी तगड़ा तंदुरुस्त है और लगातार हर दिन कई महीनों से 30 किलो वजन 5 किलोमीटर दूर लेके जा सकता है। यानी कि 30 किलो वजन को मतलब कंधे पे रखे वो 5 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। डेली अगर 1 किलो वजन उसमें बढ़ा दिया जाए तो शुरू के 2-4 दिनों में तो उसको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ओवरवेट होगा यानी कि वजन 40 किलो हो जाएगा तो एक दिन उसकी समझ में आएगा कि यार पहले तो बड़े आसानी से मैं लेके चला जाता था, लेकिन अब जो है ले जाने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब या तो मैं कमज़ोर हो रहा हूँ या फिर वजन बढ़ाया जा रहा है। दो चीज़ें सामने आती हैं। तो आपको बता दें कि लंबे समय तक गाढ़े ब्लड को फिल्टर करते करते किडनी जब थक जाती है, जब किडनी थक जाती है तब हमें पता चलता है कि बीपी की समस्या बढ़ रही है। तो धीरे धीरे करके अब हम शुगर की दवा खा ही रहे थे, बीपी की दवा खाना भी शुरू कर देते हैं और वही डॉक्टर साहब धीरे धीरे हमको एक सलाह देना शुरू कर देते हैं कि अब गोली से काम नहीं चलेगा, अब डायलिसिस करानी पड़ेगी। मुझे समस्या सिर्फ एक बात से है कि अगर हम शुगर का इलाज करा रहे थे तो लीवर क्यों खराब हुआ, किडनी क्यों खराब हुई? अगर हम बीपी की दवा खा रहे थे तो किडनी डायलिसिस भी क्यों जा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? तो सवाल अब ये है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती है। हम लंबे समय तक जीवन जीने के लिए जो दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण हमें किसी न किसी अंग को खोना पड़ता है, और जो कि हम दवा खा रहे थे बीपी की वो किडनी को ठीक नहीं करती और उसको ख़राब कर देती है, और वही डॉक्टर्स हमें फिर डायलिसिस पे ले जाते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस ये गलती आप नहीं करना, डायलिसिस इलाज नहीं है, किडनी का इलाज तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किसी इंसान को जब परेशानी हो जाती है इमरजेंसी में तो उसके लिए जीने के लिए मदद जरूर कर सकता है। धीरे धीरे करके और भी सिचुएशन ख़राब हो जाती है और डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आपको अब किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। यानी सारी ज़िंदगी दवा खा के हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे पास जो आखिरी विकल्प बचता है वो ये है कि किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, लीवर का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, हार्ट की दिक्कत बढ़ गई तो और समस्याएं। आगे बात करते हैं। थायराइड महिलाओं में पुरुषों में अलग अलग तरीके से होता है। थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसके लिए भी सारी ज़िंदगी दवा खानी पड़ती है, और गठिया कोई बीमारी नहीं है। गठिया बीमारी क्यों नहीं है? क्योंकि जोड़ों में ग्रीस का सूख जाना, या हम साइनोवल फ्लूइड की बात करते हैं तो जो साइनोवल फ्लूइड है अगर वो अपनी प्रकृति से बदल जाता है तो वो बहुत हार्ड और ठोस हो जाता है। ऐसा हमारी बॉडी में अम्लता बढ़ने के कारण होता है। जब अम्ल बढ़ जाता है और हमारे शरीर के जोड़ों के अंदर जो कैल्शियम होता है, जो साइनोवल फ्लूइड होता है, वो सूख जाता है, और जब वो सूख जाता है तो हड्डियों में गैप आना शुरू हो जाता है। जब हड्डी से गैप होगा तो इसका मतलब जो कार्टिलेज है वो घिस जाती है, और जब वो कार्टिलेज आपस में जब टच होनी शुरू हो जाती है तो लोगों को पेन शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और आपको बता दें कि जोड़ों के दर्द की दवा खाते खाते, यानी कि मैं आपको बता दूं कि सवाल अब ये आता है कि हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में जो ग्रीस था वो गया कहाँ? तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद में हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती है। हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती है। हम ऊपर से जो कैल्शियम लेते हैं वो जितना लेते हैं उतना खर्च भी हो जाता है। तो इसका मतलब जो बॉडी के लिए जो बहुत ही एसेंशियल हमें चाहिए वो हमें बॉडी से नहीं मिलता, हमें बाहर से लेना पड़ता है।
तो जो बाहर का जो कैल्शियम होता है वो हमारे शरीर में बहुत समय तक रुकता नहीं है, जिसकी वजह से कमी होनी शुरू हो जाती है। और कमी जब होती है तो जोड़ों में गैप आना शुरू हो जाता है। जब जोड़ों में गैप आना शुरू हो जाएगा तो गैप में हवा रहेगी, और जब हवा ठंडी होगी तो दर्द शुरू होगा। और दर्द के लिए हम जो दवा खाते हैं वो तब तक असर करती है जब तक हमारे शरीर में उस दवा का असर रहता है, और जैसे ही उस दवा का असर खत्म हो जाता है हम दर्द फिर से महसूस करना शुरू कर देते हैं। मतलब दर्द कहीं जाता नहीं है, जो दवा खाई थी उसने हमारे दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर दिया जिसके कारण हमें ये एहसास होना बंद हो गया कि अब दर्द ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होता है दर्द वापस से शुरू हो जाता है, और फिर हम लगातार लंबे समय तक जब पेन किलर खाते रहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो आदमी हार्ट का, लीवर का और कई सारी समस्याओं का रोगी वो ऑटोमेटिक बन जाता है। यानी कि अगर किसी भी इंसान के शरीर में लंबे समय तक बहुत सारी दवाइयों का संचालन हुआ है तो कोई ना कोई अंग प्रभावित जरूर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई ऐसा दूसरा रास्ता है जिससे हम बीमार होने से बचें। बीमारियां अगर हो जाती हैं तो आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या हम सावधानी कर सकते हैं कि बीमार होने से बचें? क्योंकि किसी बीमारी का इलाज संभव हुआ ही नहीं है। आपको फौरी तौर पे आराम मिल जाएगा, लंबे समय तक आप उन दवाइयों को खा के आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, लेकिन बीमारी ठीक होगी ऐसा संभावना मुझे तो नज़र नहीं आती है। आपको ऐसा अगर लगता है तो आप ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई भी कुछ कर सकता है, जहाँ जब मर्जी हो सकता है वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और वो मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ तभी बताता हूँ। तो सवाल ये आता है कि अब अगर हम ये देखें कि इतना सब कुछ है, उसके हिसाब से अगर ये देखा जाए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि किसी इंसान के जीवन को बचाया जा सके, तो उसके लिए भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें प्रकृति ने बनाया है। इंसान हो या जानवर, इस संसार में कोई भी चीज़ अगर आपको नज़र आती है तो वो नेचर ने बनाई है। ऐसी चीज़ें जो प्रकृति में विलीन हो सकती हैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जो इंसानों ने बनाई है उनकी गिनती नहीं है। जितनी चीज़ें नेचर ने बनाई हैं जो प्रकृति में विलीन हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों की बात करें तो नेचर ने हमको बनाया है। जब नेचर ने हमको बनाया है तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इंसान हो या जानवर, जितने जीव नेचर के करीब रहते हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत रहते हैं, और जो जीव नेचर से अलग हो गए हैं उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कि मुझे एक चीज़ पता है कि एक शहर में कम से कम 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल हो सकते हैं इंसानों के, वो भी कई कई मंजिला इमारतों में, बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल, बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सब कुछ हो जाता है, लेकिन किसी जानवर का अस्पताल आपको इतनी बड़ी तादाद में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ नेचर पे डिपेंड करती है, और हम लोगों ने अपने आप को नेचर से बिल्कुल अलग कर दिया है। तो आप समझें कि जीवन हमें पेड़ों से मिला है, जीवन हमें पानी से मिला है, जीवन हमें जमीन से मिला है। यानी जितनी भी चीज़ें हम सुबह से लेकर शाम तक खाते पीते हैं, जो भी हम जिंदा रहने के लिए जो प्रयास करते हैं, वो सभी चीज़ें हमको नेचर से मिली है। और इन सभी चीज़ों ने हमको जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत भी दी है। ऐसा मैं इसलिए कहूँगा कि जब हम घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करते थे तो हमको मिलता था 96% न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे खाने के अंदर 96% ताकत थी जो नेचर से हमको मिलती थी। और उस ज़माने में 110, 115, 120 साल तक लोग जिंदा रहते थे। लंबाई भी 5 फीट से ऊपर ही हुआ करती थी, नीचे कोई नहीं होता था। 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, इस तरीके की लंबाई चौड़ाई हुआ करती थी, और जीवन भी अच्छा, मजबूत और ज़बरदस्त होता था। जैसे जैसे हम लोग आधुनिक होते चले गए, हमारे घरों में लोहा, तांबा और पीतल आ गया।
वहाँ तक भी ठीक था, वहाँ भी आदमी की जो उम्र थी वो लगभग 90-100 साल करके हुआ करती थी। और हम जिस दिन से सिल्वर के बर्तनों में आ गए, जिस दिन से हम सिल्वर के बर्तनों में आ गए, मतलब हम खाने के बनाने के जैसे, वो खाने के चाहे कैसे भी बर्तन हो, लेकिन खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सिल्वर के बर्तनों को ही यूज करते हैं। आज कोटिंग वाले बर्तन आ गए, वो बर्तन जो जहरीले बर्तन हैं, डायरेक्ट कैंसर को कारक हैं, ऐसे बर्तनों का घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जिस दिन से हम सिल्वर के ऊपर आए तो हमारे खाने के अंदर मात्र 7% न्यूट्रिशन बचा है, जिसके कारण हमारे शरीर में 93% न्यूट्रिशन की कमी है। 93% न्यूट्रिशन की कमी का सबसे बड़ा बाजार बना है, वह है हेल्थ इंडस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री में भी सर 2 इंडस्ट्री काम करती हैं। एक होती है इलनेस, एक है इलनेस और दूसरी है वेलनेस। तो हमें प्राउड है कि हम वेलनेस इंडस्ट्री से आते हैं। हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं किसी को इस पद्धति को चयन करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वस्थ जिंदगी देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इलनेस इंडस्ट्री का मतलब रहता है कि बीमारों के लिए सेवा करना, बीमारों को ठीक करना। और वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब होता है कि हम बीमार होने से पहले लोगों को स्वस्थ रहने की ताकत मौजूद करा दें। तो अगर हम बीमार होने से पहले ही स्वस्थ हो जाएंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो इलाज कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी को इलाज कराना पड़े, वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। तो साथियों, 93% न्यूट्रिशन की कमी का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है इलनेस इंडस्ट्री, जहां पर हमें ये 93% न्यूट्रिशन की अलग अलग तरीके से पूर्ति करा के जीवन बचाने की कोशिश की जाती है। अब मैं बात करूंगा कि क्या हम बच सकते हैं। तो आपको बता दें कि WHO जैसी संस्थाएं या हमारे देश के अंदर हेल्थ की कुछ ऐसी जो संस्थाएं हैं जो हमें रिसर्च करके बताती हैं कि क्या हम जो भोजन ले रहे हैं वो सही है। तो आपको बता दें कि WHO कहता है कि अब से 40 साल पहले जो हमारा भोजन था वो सही था, लेकिन आज भोजन में वो ताकत नहीं बची है। यानी जो 40 साल पहले हमारी थाली में जो ताकत थी वो आज नहीं बची है। और विज्ञान कहता है कि 120 साल तक की एज तक हमारा शरीर जिंदा रह सकता है। 120 साल तक वो तब रहेगा जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से पोषण देंगे, पूरी तरह से पोषण। इसका मतलब कि अगर कोई भी इंसान 120 साल तक जिंदा रहना चाहे तो उसके लिए कम से कम 7000 ओरेक वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि किसी भी इंसान को रोज 7000 ओरेक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अगर वो दवाइयों से और इलाज से, महंगे खर्च से बचना चाहता है। तो 7000 ओरेक वैल्यू चाहिए। अब ओरेक वैल्यू का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। ये आपके लिए या किसी भी इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक खाद्य का मानक है। इस मानक को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो नेचर का फूड इस्तेमाल करना शुरू कर दें, यानी कि जैसा नेचर हमको दे रहा है वैसा खाना इस्तेमाल कर दें। अदरवाइज मिट्टी के बर्तनों में या लोहा तांबा पीतल के बर्तनों में हम खाने को बना के खा सकते हैं। तो हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, मतलब क्वालिटी जो है अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर हम 120 साल तक जिंदा रहने की बात करें तो 7000 ओरेक वैल्यू के लिए दूसरा विकल्प है, और वो है कम से कम 4.5 kg फल। 4.5 kg फल, वो भी लगभग 4 प्रकार से, 4 प्रकार के अलग अलग 4.5 किलो फल अगर हम एक दिन में खाते हैं तो लगभग 7000 ओरेक वैल्यू की जो है खपत हम कर सकते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम अब ये आती है कि या तो 7,000 ओरेक वैल्यू पूरा करने के लिए हमारे पास बजट की समस्या हो जाती है, क्योंकि 4.5 kg फल एक आदमी को दिन में खाना बहुत मुश्किल और बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। अगर मिल भी गया तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्वालिटी की। एक तो क्वांटिटी कि हम इतना खा नहीं सकते, और दूसरा क्वालिटी जो हम इतना नहीं कर सकते। तो आपको और हमें, तो ये जो 4 प्रकार के जो फल हैं, इनके अंदर हम लोग अगर देखें तो जैसे कि अगर हम सेब खाने की बात करें तो सेब के ऊपर वैक्स की पॉलिश की जाती है ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक ठीक से रह सके। तो सेब की सुरक्षा के चक्कर में इंसान के शरीर का सत्यानाश कर दिया। केले की बात करें तो वो भी पहले भट्टियों में पकाया जाता था, किसी जगह गर्म करके उसको पकाया जाता था। आज के टाइम में वो केमिकल आता है, केमिकल में डुबाया, रात को भिगोया, सुबह तक आपको जो है ना एकदम पका हुआ केला मिलेगा। आजकल अंगूर में स्प्रे होती है जो सीधे सांस की बीमारी को पैदा करता है। तो जितने भी फल आ रहे हैं वो केमिकल युक्त आ रहे हैं। तो हम फलों को भी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ठीक होगा। तो सवाल अब ये आता है कि अगर हम अगली जो लाइफ है हमारी उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो उसको अच्छा करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंसान के जीवन को बचाने के लिए उसके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। इंसान के शरीर को बचाने के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, और ये अगर पूर्ति हमने कर ली तो हम आगे की जो लाइफ है बहुत अच्छे से जी सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो पोषक तत्व बाजार में मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे च्यवनप्राश आते हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, बहुत सारे ताकत के कैप्सूल, बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाती हैं, तो क्या वो लंबे समय तक हमको पूरी तरह से स्वस्थ रख पाएंगी? तो सवाल ये आता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। पोषक तत्व जो हमें नेचर ने दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 12 प्रकार की विशेष जड़ी बूटियों का मिश्रण, जिसका नाम है रेनाटस नोवा। 12 प्रकार की विशेष जड़ी बूटियों का मिश्रण है रेनाटस नोवा। और रेनाटस नोवा के अंदर जो ताकत है, मुझे लगता है कि अगर हम 1 लाख रुपए के अगर हम फल भी खा लें तो उतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी हमको अकेले रेनाटस नोवा में मिल जाएगी। इसके लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ये बात जितनी भी बोल रहा हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए, और ये बात अगर आप जान गए तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो नाम बता देता हूं मैं। इस रेनाटस नोवा के अंदर मैंगोस्टीन है, जिंको बिलोबा है, मंजिस्टा है, सफ़ेद मूसली, सिगरू, सहजन, साइबेरियन जिनसिंग, शतावरी, बिलबेरी, पुनर्नवा, एल्डरबेरी, अश्वगंधा और गोकरू। ये 12 प्रकार की विशेष जड़ी बूटियों का मिश्रण है। अब 12 की बजाय ये 13 क्यों नहीं है, या फिर ये 18 क्यों नहीं है, या 20 क्यों नहीं है? तो साथियों, ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट शरीर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, उसके लिए काम करता है। तो साथियों, जैसे कि मैं यहाँ फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये एक रेनाटस नोवा की जो डिब्बी है, ये कोई दवाई नहीं है, इसको हम मेडिसिन की तरह यूज नहीं करते। ये एक फूड सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उसको ये पूरा कर देता है। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसी भी इंसान के शरीर में जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो सब पूरे करता है। और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अभी तक 6000 से ज़्यादा लोगों को अपने उत्पाद मैंने यूज कराए हैं। और मैं एक दावा करता हूँ, और वो दावा ये है कि कोई भी शख्स
किसी भी गंभीर समस्या के लिए हमारा बॉडी सर्विस पैक यूज कर सकता है। उसमें आपको 4 प्रकार के आइटम मिलते हैं, जिसमें एक आता है इम्यूजेंट, एक आता है रेनेटस नोवा, एक आता है हरिद्रा और एक आता है कढ़ायु। अगर कोई भी शख्स किसी भी गंभीर समस्या के लिए, किसी भी गंभीर समस्या ज़्यादा से ज़्यादा जो होगी वो क्या होगी, दुनिया की ऐसी बीमारियां जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ। दावा करने के लिए दुनिया कर रही हो, लेकिन अभी तक इलाज संभव नहीं हुआ। ऐसी भी समस्याओं के लिए हम इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे करके उन सभी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में ये आपका 101% सहयोगी बन सकता है, 101%। तो ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है और किसी इलाज के विषय में आपसे कोई बात अभी नहीं की है। तो यह इलाज नहीं, बीमारियों से बचाने का एक शानदार ज़बरदस्त तरीका बताया गया है। आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि ये बात फेक है, तो आप इसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे भी साधन मिले, जो भी साधन मिले, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके विषय में और आपको जानकारी मिल जाए, तो साथियों ये आप देख सकते हैं, ये रेनेटस वेलनेस के सभी प्रोडक्ट्स का जर्नल है। जर्नल आपको बता दें तभी चलता है जब आपको इसकी पूरी जानकारी, पूरी रिसर्च की जानकारी जब होती है, तभी ये जर्नल पब्लिश किए जाते हैं। तो हमारे एक एक प्रोडक्ट रिसर्च के बिहाफ पे तैयार किए गए हैं, रिजल्ट के बिहाफ पे मार्केट में खूब धूम मचा रहे हैं, खूब ज़बरदस्त धूम मचा रहे हैं। तो आप में से कोई भी व्यक्ति कभी भी इन प्रोडक्ट का यूज करके अपनी ज़िंदगी को बचा सकता है, अपने पैसों को बचा सकता है, अपने आसपास में रहने वाले जो भी आपके पास पड़ोसी लोग हैं उनके जीवन की भी रक्षा कर सकता है। तो आपके लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे, आपके शरीर में होने वाली तकलीफ़ों से आप बचेंगे, ज़िंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी और एकदम शानदार ज़िंदगी जीने का एहसास करेंगे। तो मैं आपको काफ़ी लंबी वीडियो बना दी है, इसको सुनने के लिए भी आपको बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारा जो मिशन है वह है डिसीज़ फ्री इंडिया, डायबिटीज़ फ्री इंडिया। साथ में हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों के घरों में खुशियाँ जा रही हैं। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू साथियों, रॉकिंग रेनेटस। अगर किसी साथी को इसके विषय में और अधिक जानकारी चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर आपके स्क्रीन पर लिख देता हूँ और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। यहाँ लिख देता हूँ 9149201633। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद।